अध्ययन की जितनी भी है ना ये परिभाषाएं जो पूर्व एग्जाम में आ चुकी हैं। ये नवीन शिक्षा नीति से भी कितने प्रश्न आए हैं आप देखोगे तो पता चलेगा। ये शिक्षक अनुपात वर्तमान में कितना है, पहले कितना था, अभी जो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक अनुपात है। वेरी इंपॉर्टेंट तो नवीन शिक्षा नीति है, वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। देखो आप ये सब देखोगे तो ये सब मैंने पूरी डिटेल से नवीन शिक्षा नीति पढ़ाई है। रीट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है। शिक्षण विधियों के अंदर हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान का जन्म कहाँ पर हुआ था विश्व के दृष्टि से, फिर इसके जनक कौन थे, फिर पढ़ेंगे भारत में इसका जो जनक है वो कहाँ हुई थी, उत्पत्ति इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, फिर सामाजिक विज्ञान का जो विशेष स्वरूप है वो कहाँ पर हुआ, और एकीकृत विषय भारत में इसका जन्म वगैरह देखेंगे। भारत में सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि भी देखेंगे हम। जाकिर हुसैन समिति क्या थी, मुद्दालियर आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था, इसका गठन कब हुआ था, क्या क्या इसकी जो विशेषताएं थी। पूरे भारत में सभी स्कूलों में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कब से प्रारंभ हुआ था, और कोठारी आयोग, शैक्षिक आयोग भी कहते हैं इसे, है ना, इसको पूरी डिटेल। ये राधा कृष्ण आयोग कह दो या विश्वविद्यालय आयोग भी कह दो या शिक्षा आयोग। भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, ये शिक्षा नीति भी है, डिटेल से देखेंगे हम। तो अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, यशपाल समिति क्या थी, और ये जो थी सबकी कब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नवीन शिक्षा नीति 2020 को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। देखो नवीन शिक्षा नीति से जो प्रश्न आए हुए हैं ये सभी हैं। स्कूल व्याख्याता 2024 में भी आया हुआ है, ये सभी नवीन शिक्षा नीति से प्रश्न आए हैं। ये भी नवीन शिक्षा नीति से प्रश्न आया है। शिक्षा प्रणाली में सुधार क्या क्या थे, बुनियादी जो भी ढांचा था वो क्या था। इतना मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इतना नहीं पढ़ा पाऊंगी, वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा ये पता नहीं। ये दीक्षा परख तो ये नवाचार में पढ़ेंगे हम। और ये भी रीट 2023 में यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, बहुभाषिता जो NPE जो नवीन शिक्षा नीति है ना उसके अंदर है ये टॉपिक। सामाजिक अध्ययन की परिभाषा है कौन कौन सी, वेस्ले के अनुसार, ये सभी परीक्षा में आई हुई है। ये भी आई हुई वेस्ले वाली, जेरोनिम माइकलेरिज, ये 2-3 बार आ चुकी हैं। जेम्स हेमिंग शिक्षा आयोग, ये शिक्षण विधियाँ हैं जिनकी सब परीक्षा में जो भी परिभाषाएं आ चुकी है ना वो सभी हैं, ये 2 बार आ चुकी है। शिक्षण विधियों में मैंने नाथ पब्लिकेशन की लाई हुई है, आप भी ला सकते हो और आप ही इससे पढ़ना। ये शिक्षण विधियाँ है ना उसकी क्या है, जो सिलेबस है। देखो विगत परीक्षा की जो प्रश्न उत्तर है वो तो अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होगा तभी मैं MCQ सारे करवाऊंगी। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना चल रही है हम अभी तक। फिर ये सब सारी हमारे जो सिलेबस है इसके टॉपिक है, इसको पूरा का पूरा हम डिटेल से करेंगे धीरे धीरे से। यहाँ से कुछ नहीं कुछ और मैंने अलग से कुछ शिक्षण विधियों के मेरे पास नोट्स भी थे, उससे भी मैंने लिए हैं और यहाँ से भी लिए हैं, और MCQ भी देखे हैं मैंने। ये 20 अंकों का आपका कंप्लीट होगा शैक्षिक रीति विज्ञान के दो या शिक्षण विधियाँ, जिसमें से 10 प्रश्न आएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। ये रीट के अकॉर्डिंग है। जिस दिन मुझसे नोट्स नहीं होंगे ना उस दिन मैं आपको इसके MCQ दे दूंगी। सेकंड ग्रेड और रीट SST लेवल के कितने हैं, 900 MCQ हैं। ये प्रश्न बैंक भी मैंने लाई हैं। ये संस्कृत विभाग का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था ना 2024 में, उसके भी MCQ दिए हुए, जो सिर्फ शिक्षण विधियों के है ना। ये 2023 में जो प्रश्न हुआ था उसके, तो ये प्रश्न बैंक भी आप ले आ सकते हो। ये सेकंड ग्रेड का हुआ था दिसंबर 2024 में, उसके जो शिक्षण विधियों के प्रश्न आए थे सेकंड ग्रेड का है ना, SST लेवल रीट का नहीं, सेकंड ग्रेड का हुआ था, उसके भी शिक्षण विधियों के MCQ सारे दिए हुए हैं इसके अंदर। और अभी जो हुआ है ना सितंबर वाला सेकंड ग्रेड, उसका भी पेपर अभी नहीं आया, लेकिन मैं वहाँ से उसके भी MCQ ला के आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे हमें ये अनुमान लग सके कि हम MCQ या प्रश्न कहाँ से आते हैं। जो भी SST लेवल के हैं ना वो 80 अंक फर्स्ट लेवल के आएगा, और सेकंड लेवल के लिए 50 अंक के ये जो MCQ आएंगे, ये कहाँ से आएंगे इसका सिलेबस बता दूं मैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य, यहाँ से 50 प्रश्न यानी कि 25 प्रश्न आएंगे, 50 अंकों का ये हमारा होगा। और ये मैंने पूरी बुक लाई है थर्ड ग्रेड की। कौन सी है ये बुक आप देख सकते हो, ये देखो दिंगवाल पब्लिकेशन की मैंने लाई है, थर्ड ग्रेड की, वॉल्यूम 5 है, न्यू एडिशन है। राजस्थान GK का जो सामान्य प्रश्न आएंगे ना उसके जो सिलेबस है हमारा ये सब है। देखो आपको पता है प्रतीक चिन्ह अनुसंधान केंद्र। अब आप बोलोगे तो ये बुक पढ़ानी है तो मैं बुक पढ़ा दूंगी आपको, और आप उसके नोट्स बना लेना। अगर नोट्स चाहिए तो मैं भी बनाऊंगी। अगर देखूंगी इसके अंदर नोट्स की तरह ही है तो आपको नोट्स से वही बुक ही शेयर कर लूँगी। PDF तो बनानी मुझे आती नहीं है, फ़ोन में मेरा जो अच्छा नहीं है आपको पता ही है। और ये है राजनीतिक विज्ञान प्रशासनिक व्यवस्था, ये टॉपिक दिया हुआ ना यूनिट से, वहाँ से ये टॉपिक आएंगे हमारे। और शैक्षिक परिदृश्य में ये शिक्षण अधिगम में नवाचार, जो अभी मैंने बताया ना दीक्षा है, राइस है ना, ये सभी आएंगे इसके अंदर हैं। परख है,
और उसके बाद और ये नवीन शिक्षा नीति मैंने बताया पूरी आएगी, तो मैंने अभी आज पूरी शिक्षा नीति पूरी मैंने पढ़ाई हुई है, पूरे नोट्स बनाए हैं उसके, निःशुल्क अनिवार्य, इसका पूरा नोट्स बनाऊंगी इसके भी। और नियम, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 ने, इसका भी बनाऊंगी, और ये सभी आपको या इस बुक से ही शेयर करूंगी आपको पूरे के पूरे। तो ये बुक आप भी ला सकते हो, अगर नहीं लाई है तो अच्छी बात है, नहीं लाई है तो आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ें और आप नोट्स बनाएं, और हो सका तो एक पॉइंट की इसकी पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर लूँगी। जिस तरह से एक यूनिट है प्रतीक चिन्ह, तो उसकी जब मेरे पास इसकी जो क्या कहते हैं पीडीएफ बनाने की टेक्नोलॉजी पूरी आ जाएगी तो शेयर कर लूँगी, नहीं तो इसकी एमसीक्यू है या उसके कुछ टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँगी, है ना। आज वीडियो चाहे 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो, पूरा कराने की कोशिश करूंगी। एनपी जो नवीन शिक्षा नीति है वो शिक्षण विधियों की जो सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, अर्थ और इसकी परिभाषाएं। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ है वो क्या है, अंग्रेजी में सोशल स्टडीज से बना है। सोशल का अर्थ है समाज, स्टडीज का अर्थ है अध्ययन से। इस प्रकार सोशल स्टडीज का अर्थ है समाज का अध्ययन है, क्या है, समाज का अध्ययन। मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। मानवीय संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। ये परिभाषा भी आती है, मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, ये परिभाषा किसने दी थी, क्या है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। मानव पहला होगा, उसके बाद परिवार होगा, उसके बाद समाज होगा, उसके बाद जितनी भी संस्कृतियाँ, जितने भी रीति रिवाज होंगे, संस्थाएं होंगी, सभी उसके अंदर ही आएंगे। मानवीय संबंधों का अध्ययन जिसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं हम, है ना। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि देखेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज जो पृष्ठभूमि, सुकरात ने क्या कहा था। सुकरात ने कहा था मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए, ये परिभाषा सुकरात की है। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये भी कहा था, या मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। यूएसए, विश्व में इसका जन्म कहाँ हुआ, प्रथम बार अमेरिका में। 3 विषय वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। अमेरिका में कौन कौन से स्टार्ट हुए थे, वैसे तो इसको शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, लेकिन विषय के रूप में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूएसए, अमेरिका से। कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। 3 विषय थे, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल यह नामकरण 1892 में रखा गया, यानी कि सामाजिक अध्ययन नाम रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, विस्कोसिन राज्य में मेडिसन सिटी में प्रथम बार इसका जन्म हुआ था, किसका, सामाजिक अध्ययन का। वैसे तो इससे पहले 1857 में हार्बर्ट स्पेंसर ने ब्रिटेन में शुरुआत की थी, लेकिन ये जो विषय के रूप में जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी अमेरिका से ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मेडिसन सिटी में प्रथम बार शुरुआत इनका जन्म हुआ था, और पहला ही सेमिनार हुआ था सामाजिक अध्ययन का मेडिसन सिटी में हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका में भूगोल नाम का कोई विषय ही नहीं था और आज भी नहीं है। तो भूगोल हमारे भारत में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर नहीं था। तो कौन कौन से विषय थे, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। याद रखना 2nd ग्रेड में अभी 2024 में प्रश्न आया है कि नागरिक शास्त्र का नाम परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया है, तो राजनीतिक विज्ञान रखा गया है। ये प्रश्न आया हुआ है, अभी आया था 2024 में। सामाजिक अध्ययन का जनक है हार्बर्ट स्पेंसर, ब्रिटेन में हुआ था, है ना, जनक था वो। सामाजिक अध्ययन विज्ञान पद का ब्रिटेन प्रचलन भी ब्रिटेन में 19वीं सदी में के मध्य में हुआ था। पहली बार एक विषय के रूप में 1916 में स्थापना हुई थी, इसकी विषय के रूप में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, अमेरिका में। 1912 में शिक्षा ब्यूरो में तत्कालीन सचिव कौन थे, फ्रैंकलिन नाइटलैंड के द्वारा शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन का कार्य सौंपा गया था इनको, और उसके बाद ये हुआ था 1916 में इसको विषय के रूप में मान्यता दी गई थी। कहाँ पर, मेडिसन सिटी वाला मैंने बताया था, 1892 में भी दिया, इनकी 1892 में इसका नामकरण हुआ था सामाजिक अध्ययन का, और प्रथम सेमिनार हुआ था मेडिसन सिटी में। लेकिन इसका जो विषय के रूप में जो मान्यता मिली थी वो 1916 में मिली थी, और इसका कार्य था शिक्षा ब्यूरो और राष्ट्रीय शिक्षा संघ, ये सब अमेरिका में थे। 16 समितियों का गठन किया और माध्यमिक शिक्षा आयोग का पुनर्गठन हुआ। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है ये भारत में है या राजस्थान में है, ये अमेरिका की देन है। ये पहले अमेरिका में था, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे भारत में इसकी स्थापना की गई। सामाजिक अध्ययन 1921 में यूएसए में सामाजिक अध्ययन को लेकर NCSS यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद का गठन किया गया, और इसमें इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, एकीकृत, समन्वित या समाकलित निश्चित किया गया। 1921 में वापस सम्मेलन हुआ। 1916 में विषय के रूप में मान्यता तो दे दी, लेकिन कहते हैं कि इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने स्वरूप के लिए एकीकृत कहा। इनके इंटीग्रेटेड एक शब्द है, इंटीग्रेटेड यानी कि एक शब्द होगा, बाकी हिंदी में अगर एकीकृत है, समन्वित, संमाकलित, निश्चित किया गया इसका स्वरूप निश्चित हो गया। कब हुआ, देखो
इसका जन्म हो गया 1916 में, विषय के रूप में मान्यता मिल गई, 1921 में इसका स्वरूप निश्चित हो गया। एकीकृत अर्थ, सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना, अर्थात विषयों के बीच की सीमाएं समाप्त करना, विषयों के बीच में जो सीमाएं थी ना उसको समाप्त करना, विषयों को सबको एक साथ जोड़कर पढ़ाना एकीकृत होता है। जबकि जॉन डीवीडी ने ज्ञान के समन्वय पर बल दिया, क्योंकि ज्ञान एक ही है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा एकीकृत नहीं करके अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। और सामाजिक अध्ययन का अमेरिका में जनक कौन है? जॉन डीवीडी है। कौन है? जॉन डीवीडी कहाँ है? अमेरिका में सामाजिक अध्ययन का जनक है। और एकीकृत विषय क्या होता है? और सब साथ, ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान का विभाजन नहीं होना चाहिए। जॉन डीवीडी कह रहे हैं विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी कि मिश्रित नहीं होना चाहिए, एक एक अलग अलग करके पढ़ाना चाहिए उसको, जिससे बच्चों को समझ में आ सके। देखो, सामाजिक अध्ययन को प्रथम बार एवं विषय के रूप में मान्यता दी गई 1916 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग यूएसए में एक विषय के रूप में मान्यता दी थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना, हमारे यहाँ भारत में कब बना था वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उस समय अमेरिका में था और एक विषय के रूप में मान्यता दी गई थी उसको। और एकीकृत विषय के रूप में मान्यता किसने दी? जॉन डीवीडी ने कहा था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अलग अलग है, तो उसको एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा और ये मिश्रित रूप हो जाएगा, इसलिए उसको अलग अलग करके पढ़ाओ, उसको समझाओ। यानी कि जॉन डीवीडी ने परिभाषा दी कि ज्ञान एक है और उसे विभाजित ना करो, मस्तिष्क एक है, उसे मत बांटो, उसे बांटो मत। नागरिक शास्त्र किस तरह से उन्होंने कहा? यानी कि ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, एक पेड़ से कितनी स्टोरियाँ जुड़ी हुई, ये समझेंगे आप अभी में। इस पेड़ में भूगोल को दृष्टि से भूगोल वाला भूगोल दृष्टि से देखेगा, नागरिक शास्त्र वाला नागरिक दृष्टि से देखेगा। इसकी एक स्टोरी बनाते हैं हम, मैं आपको समझाऊं किस तरह से, कि जैसे कि यहाँ पर भूगोल है, तो ये हम भूगोल की दृष्टि से पेड़ को क्या कहेंगे? ये हमें ऑक्सीजन देता है, हमें छाया देता है, हमें फल फ्रूट देता है, ये जमीन के कटाव से बचाव कराता है। तो ये हम किससे देखेंगे? भूगोल की दृष्टि से इस पेड़ को देखेंगे। ये अलग विषय हो गया। अब हम देखेंगे नागरिक शास्त्र के विषय से। क्या देखेंगे? कि हम कहेंगे कि हम परिवार वाले बैठे हैं और ये परिवार है ना, ये पेड़ है ना, इस पेड़ के नीचे पंच बैठते थे और न्याय करते थे। पांच परमेश्वर बैठते हैं ना, जिस तरह से यहाँ पर एक चौकी वगैरह बना दी और यहाँ परमेश्वर बैठे हैं और यहाँ सारी पब्लिक बैठी है और ये न्याय होता था ना, कहते हैं पंच सरपंचों का न्याय होता था उस समय, तो ये न्याय होता था। तो इससे हमें क्या पता चल गया? न्याय व्यवस्था, पॉलिटी से इसको जोड़ दिया। किससे? नागरिक शास्त्र से। अर्थशास्त्र वाला किससे जोड़ेगा इसको? किस तरह से जोड़ेगा? कि पेड़ों को काटना, उसका फर्नीचर बनता है, उससे ना फर्नीचर, लकड़ी काम आती नहीं आती क्या, उसको बेचते हैं, उसके पैसा आता है लकड़ी का। तो ये क्या हुआ? ये अर्थशास्त्र से अलग से उसने अपना दृश्य दिया। उसके बाद इतिहास वाला इसको क्या कहेंगे पता है? इस पेड़ के नीचे हमारे दादा परदादा भी बैठा करते थे और ये पेड़ कम से कम 100-200 साल पुराना है। क्या हुआ? ये इतिहास हुआ, 100-200 साल पुराना है, हमारे दादा ने बोया था या परदादा ने बोया था। तो इस एक पेड़ के बीच में सभी आ गए, लेकिन सबका अलग अलग मत है। तो एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाओ। जैसे कि न्याय वाला न्याय की दृष्टि से, नागरिक शास्त्र वाला पॉलिटी की दृष्टि से देखता है, भूगोल वाला भूगोल की दृष्टि से इसको देखता है, अर्थशास्त्र वाला अर्थशास्त्र इकोनॉमी दृष्टि यानी कि मनी की दृष्टि से देखता है, और इतिहास वाला इसकी स्टोरी से देखता है। उस तरफ से कह रहा है जॉन डीवीडी, कहता है कि इसको अलग अलग बांटो, एक सब मिक्सर करके मत पढ़ाओ। उस तरह से इसको आप ये भी समझ सकते हो, ये मैंने स्टोरी समझाई है आपको कि इसको अलग अलग पढ़ाओ, ना कि एक तरफ से पढ़ाओ, है ना। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की भारत में पृष्ठभूमि क्या थी। सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि भारत में तो 1949 से ही पंजाब में स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था पता है आपको? 1949 में पंजाब में सामाजिक अध्ययन की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद हुई थी वो आगे हम देखेंगे। पहले वर्धा सम्मेलन अक्टूबर 1937 को हुआ। बुनियादी शिक्षा प्रणाली, इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? महात्मा गांधी थे ना, इन्होंने पहली बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी जी ने। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा में 7 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा की जो बात की गई थी। शिक्षा प्रक्रिया शारीरिक व उत्पादन कार्य पर केंद्रित हो। शिक्षा व प्रशिक्षण बच्चों के पर्यावरण के अनुकूलन हो। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन का नाम आसपास है। वर्तमान में जो एनसीईआरटी का नाम है ना पर्यावरण अध्ययन, वो क्या है? आसपास है। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया। इस जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में 2 दिसंबर 1937 को अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई, जिसे वर्धा योजना कहा जाता है या बुनियादी शिक्षा योजना कहा जाता है। तो कब हुआ? 2 दिसंबर 1937 को जाकिर हुसैन वाली अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया था। ये प्रश्न अभी 2nd ग्रेड में आया है कि जाकिर हुसैन समिति किससे संबंधित थी? तो वर्धा सम्मेलन से थी, और इसकी डेट पूछे तो 1937, 2 दिसंबर 1937।
इस समिति ने स्थानीय परिवेश की जानकारी देने के लिए एक विषय पढ़ाए जाने की सिफारिश की, लेकिन विषय नहीं बना। इन्होंने एक विषय के रूप में मान्यता देने के लिए कहा था, लेकिन स्थानीय परिवेश के रूप में, लेकिन ये विषय अभी नहीं बना और ये समिति फेल हो गई। यानी कि सर्वप्रथम 1949 को विषय पढ़ाना शुरुआत हो गई थी। 1950 में बुनियादी शिक्षा योजना, संपूर्ण शिक्षा किसी उद्योग या व्यवसाय के माध्यम से दी जाए, ये बुनियादी शिक्षा योजना के उद्देश्य है, जिसमें शिक्षा का केंद्र कोई बुनियादी शिल्प या कार्य केंद्रित हो या रोजगार उद्देश्य होते हैं ना, कि रोजगार प्राप्त कर सके, उस तरह से। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। इसी के माध्यम से संविधान में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को जगह दी गई। तो ये इसी का उद्देश्य था और उसको निःशुल्क अध्ययन में जो संविधान में दिया गया ना, ये था। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये पंजाब में जो सर्वप्रथम 1950 में विषय बना, कौन सा, सामाजिक अध्ययन। किस रूप में बना, क्योंकि 1948 में क्या हुआ था, 1948 में विश्वविद्यालय आयोग यानी कि राधा कृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी। 19 नवंबर 1948 में इन्होंने अपना पहला प्रतिवेदन जो दिया था अगस्त 1949 को दिया था। इसकी क्या क्या सिफारिशें थी ये देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिक और संकीर्ण विचारों पर रोक, शारीरिक प्रशिक्षण, सामूहिक क्रियाओं का महत्व, सनातन पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, शिक्षकों की श्रेणियां, प्रधानाध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता और एवं शिक्षक, ये इन्होंने श्रेणियां बांटी थी उस समय। विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, इनकी 12वीं तक क्लास। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, इसमें इन्होंने कहा था। और शिक्षा समवर्ती सूची में रखा जाए। आपको पता हो तो शिक्षा किसकी सूची में था, राज्य सूची में था। 1976 से पहले 75 तक राज्य सूची में था, इसलिए क्या क्या लागू नहीं हो सका वो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा राज्य सूची का विषय था। समवर्ती सूची का तो 76 में समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया था। स्नातक स्तर की 180 दिन की पढ़ाई हो और 11-11 सप्ताहों में 3 सत्रों में बांटना चाहिए, ये इसकी सिफारिशें थी। राधा कृष्ण आयोग के सुझाव पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ये सभी जो पढ़ाने की शुरुआत की गई थी। उसके बाद पंजाब में क्या हुआ था, 1949 से सामाजिक अध्ययन पढ़ाना शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया था। किसके लिए, IAS RAS परीक्षाओं के लिए, IPS जितने भी एग्जाम होते थे ना बड़े बड़े, उसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य कर लिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुद्दालियर आयोग कहते हैं, भारत में 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना वगैरह की गई, या ऐसे क्या कहते हैं, मुद्दालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। अमेरिका में इनकी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1916 में जो सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में मान्यता दी थी, वो सामाजिक माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी अमेरिका में। 23 सितंबर वाला बता दिया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर थे, इसलिए इसको मुद्दालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष सहित 10 सदस्य, 17 सहकारी सदस्य थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सामाजिक अध्ययन की देन मुद्दालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिससे भारत में सामाजिक अध्ययन की शुरुआत हुई। जिस तरह अमेरिका में भी मुद्दालियर यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसको विषय के रूप में मान्यता दी थी, उसी तरह भारत में भी माध्यमिक शिक्षा आयोग को इसकी अध्ययन यानी कि इन्होंने की थी, मुद्दालियर आयोग को। इस आयोग ने सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु एकीकृत रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की। किसने की थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश भी की। किसने की, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन व सुधार हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में विस्तार प्रस्तुत किए। भारत में सामाजिक अध्ययन का जन्म हुआ था इसी आयोग के समय। किसके, माध्यमिक शिक्षा आयोग के समय भारत में सामाजिक अध्ययन का जन्म हुआ। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य व संगठन, विषय वस्तु, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक उच्च शिक्षा से संबंध, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का संबंध, माध्यमिक शिक्षा की अन्य समस्याएं, इन सभी के उद्देश्य के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना भी हुई और इन्होंने इन सब कार्यों को, उद्देश्यों को पूरा करने की अनुशंसा या सिफारिश की। इसके 14 अध्याय में से 29 अगस्त 1953 को रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इनकी कुछ अध्याय थे, लेकिन 14 अध्यायों में कार्य पूरा हो गया और 29 अगस्त 1953 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको दी, सरकार को दी। और इसकी सिफारिशें और उद्देश्य क्या क्या थे, आदर्श नागरिक तैयार करना, धन कमाने की क्षमता का विकास करना, नेतृत्व की गुणता का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना और व्यक्तित्व का विकास करना, इसके ये उद्देश्य थे। 1955 से भारत के सभी स्कूलों में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रारंभ हो गया। तो देखो, पंजाब में 1949 में हुआ था, लेकिन पूरे भारत में 1955 में हुआ था। अमेरिका में 1916 में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। यहाँ
4 विषय जोड़कर एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने शुरू किए गए थे। कौन कौन से? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये 4 विषय थे जिसे एकीकृत विषय है जो सामाजिक अध्ययन के हैं। हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन एक बुक होती है, उसके अंदर 4 चैप्टर होते हैं अलग अलग। भूगोल का अलग दिया होता है, जैसे सौरमंडल है, गतियाँ है, अक्षांश देशांतर का अलग। इतिहास में हम देखेंगे तो मुगल प्रशासन है, मेवाड़ का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास है, विश्व भारत का इतिहास है, वो दिया होता है। अर्थशास्त्र में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के नियम है, जो मांग पूर्ति वगैरह है, इकोनॉमी जो भी है। नागरिक शास्त्र में पॉलिटी, जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, वो सब दिया होता है नागरिक शास्त्र में। लेकिन सब्जेक्ट यूनिट अलग अलग होती है, लेकिन बुक एक होती है, जिसे कहते हैं एकीकृत विषय। एनसीएफ 2000 से अंतर्गत सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को शामिल किया गया। तो समाजशास्त्र को विश्व की दृष्टि से अमेरिका में या विश्व में कब शामिल किया गया था? 1911 में। लेकिन भारत में समाजशास्त्र को जो सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया था वो 2000 में किया गया था, है ना। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र हो गया, अब समाजशास्त्र को भी इसमें जोड़ा गया। और इन सब्जेक्ट का प्रश्न आया है 2022 में। इसमें कुल 5 विषय हो गए। कितने हो गए? 5। कब? एनसीएफ 2000 के समय। अब हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग, शैक्षिक आयोग या राष्ट्रीय आयोग। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, जिसमें 17 सदस्य थे। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा अस्थायी आयोग था। ये कौन सा स्थायी आयोग था? अस्थायी आयोग था। इसके उद्देश्य एक शैक्षिक पैटर्न व नीतियाँ तैयार करना जो सभी पहलुओं, सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी और भारत सरकार को इसकी सिफारिश करेगी। भारत सरकार के यानी कि सहयोग करेगी। रिपोर्ट प्रस्तुत कब की इन्होंने? 14 जुलाई 1964 को बना। 29 जून 1967 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? MC सांगला को रिपोर्ट में 4 सेक्शन है और 19 अध्याय थे। कितने थे? 4 सेक्शन और 19 अध्याय थे और रिपोर्ट प्रस्तुत की 29 जून 1967 को। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66 में पूरे देश में स्कूलों का पाठ्यक्रम बनाने का कार्य किया। इसमें नींव का पत्थर कहा जाता है भारत में। जो हम वर्तमान में सिलेबस पढ़ते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया कि रीट का सिलेबस क्या होता है, ये सब इसी की देन है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, यहाँ से पाठ्यक्रम बनना शुरू हो गया था। जब जब नई नीतियाँ बनती हैं, शिक्षा की नई नीतियाँ बनती हैं, तब हमारा पाठ्यक्रम चेंज होता है, जिसे हम सिलेबस कहते हैं। आपको पता हो तो 1986 में नवीन शिक्षा नीति आई थी, तब हमारा सिलेबस चेंज हो गया था। उसके बाद एनसीएफ 2005 में कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद अभी 2020 में नवीन शिक्षा नीति आई है, तो अब हमारा पाठ्यक्रम चेंज होता ही जा रहा है। जब नीतियाँ बनेगी तो हमारा सिलेबस चेंज होगा। अब हमेशा हर रोज़ अभी हम देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा चेंज और हो गया, वहाँ से मुगल काल वगैरह हटाया गया है। तो आपको पता है जब जब नई शिक्षा नीतियाँ बनती है ना, तो हमारा सिलेबस चेंज होता है। हर 10 साल में ये होना अनिवार्य है। पूरे देश में स्कूलों का पाठ्यक्रम बनाने का कार्य किया। इसे नींव का पत्थर है। 10 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का। 5 + 3 + 2 = 10 वर्षीय। और कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक ज्ञान पढ़ाया जाएगा एकीकृत रूप में। क्या है? सामाजिक विज्ञान नहीं है, न सामाजिक अध्ययन है। क्या पढ़ाया जाएगा? सामाजिक ज्ञान। 6, 7, 8 अलग अलग रूप से पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो एकीकृत विषय के रूप में सभी एक ही बुक में, और 6, 7, 8 बुक हो जाएगी, तब हम अलग अलग रूप से यहाँ पढ़ाया जाएगा। ये इसकी अनुशंसाएँ हैं। किसकी? कोठारी आयोग। जैसे दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। शायद मैंने लिखा नहीं है, आपको यहाँ बताया नहीं, लिखा हुआ है ना वो वहाँ। तो इनकी जो क्या थी, अनुशंसाएं थी। 1975 में पहली बार 10 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया कोठारी आयोग का, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका इस समय? क्योंकि देखो यहाँ पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तो बना दिया 1975 में, लागू इसलिए नहीं हुआ कि शिक्षा राज्य सूची का विषय था। क्या था? शिक्षा राज्य सूची का विषय था। लेकिन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, फिर जाके सिलेबस पूरे देश में जो लागू होगा वो हुआ। फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। कोठारी आयोग की सिफारिश से जो थी लागू की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा में निवेश को बढ़ाना, विद्यालय शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना, 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देना। अभी हम पढ़ रहे हैं 11 से 14, लेकिन ये 14 से 16 थी। उस समय था ना, हमने पढ़ा। अभी नवीन शिक्षा पढ़ेंगे नीति, तब हम आपको बताऊंगी किस तरह से चेंज है इसमें। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होगा, जबकि नवीन शिक्षा नीति 2020 में कितना बजट का कितना प्रतिशत व्यय होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। शिक्षा का सामान्य ढांचा 10-3 यानी कि ये सब आधारित होगा इस पर। ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। नवीन शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब इसको हम नवीन शिक्षा नीति नहीं कह सकते, क्योंकि 2020 नवीन शिक्षा नीति आ चुकी हैं। अब तक 3 नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनी हैं। कौन कौन सी हैं आगे हम पढ़ेंगे पूरा।
प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, सारे देश में शिक्षा का समान ढांचा, ये बता दिया अभी। और केंद्रीय पाठ्यक्रम पर बल देना, का केंद्रीय पाठ्यक्रम पर। अभी जो मैंने कहा शिक्षा राज्य सूची का विषय था 1975 तक, 76 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। अब पूरे भारत में केंद्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पर बल दिया गया कि शिक्षा थी वो अब समवर्ती सूची में आ चुकी है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हो। 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2 1988 कक्षा 6, 7, 8 में अर्थशास्त्र को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, इसकी सिफारिश की गई। NCF 2000 में समाजशास्त्र को शामिल किया गया, ये मैंने पढ़ा दिया। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु गठन, इसके अध्यक्ष थे राममूर्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी ना, उसके अंदर संशोधन करना था, इसलिए आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया 1990 में। स्किल डेवलपमेंट के लिए पर जोर दिया गया। यशपाल समिति 1992 में गठन किया गया, इसके अध्यक्ष यशपाल थे, ये 2022 में प्रश्न आ चुका है। इसके उद्देश्य 1992 में शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक महत्व, रुचिपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण बनाने और छात्रों की समझ पर वृद्धि, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य था। नीरस और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना, शिक्षा का तकनीकी पर जोर दिया जाए, ये सभी थी यशपाल समिति की अनुशंसाएं। अब बढ़ेंगे नवीन शिक्षा नीति, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है ना, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में। तो 2000 के बाद तो कोई शिक्षा नीति आई नहीं थी, इसलिए 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, तृतीय शिक्षा नीति NP 2020। देश में GDP का 6% का लक्ष्य रखा गया। कितने? 6% का लक्ष्य रखा गया। 10 वर्षों में शिक्षा का खर्च 20% पहुंचाने की उम्मीद है। 2015 के पूर्व कैबिनेट TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, लेकिन सरकार ने अस्वीकृत कर लिया। तो 2015 वाली को स्वीकार नहीं किया गया था। NP 2020 अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, इसकी अध्यक्षता में नवीन शिक्षा नीति की योजना बनाएगी। समिति जून 2017 का गठन, 31 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया कैबिनेट में। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, कौन थे? के कस्तूरी रंजन को पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। मंजूरी 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 भागों में और 27 अध्यायों में विभक्त किया गया। तो भाग 4 कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं अभी आपको। पहला जो है वो स्कूली शिक्षा, दूसरा जो है उच्चतर शिक्षा, तीसरा है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति। ये 4 भागों में विभक्त किया गया। अध्याय कितने हैं? 27। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कर्नाटक था। कौन सा था? रेट 2023 में आ चुका है उर्दू में। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था, लेकिन इस शिक्षा नीति के बाद इसका नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया। 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसे 1986 में चेंज किया गया था और अभी इसको चेंज किया गया है। कब किया गया है? 2020 में शिक्षा नीति में वापस से चेंज किया गया है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा का पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना, गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। 2030 तक 100% नामांकन बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। 2025 तक कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता का ज्ञान सुनिश्चित करना, छात्रों को में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन देना, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य SDG 4 के तहत 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन शिक्षा नीति जारी की गई। ये रीट 2023 में भी आया, या स्कूल व्याख्याता 2024 में आया। इसका सुधार किया गया स्कूली शिक्षा में। देखो इसका फॉर्मेट जो नया आया है अभी हम पढ़ेंगे। तो कक्षा 5 है ना, नया फॉर्मेट में 5 तक फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, 3 से 6 वर्ष आयु, और ये आंगनबाड़ी में जिसे नंद घर में इसको एडमिशन दिया जाएगा। फिर 5 यही है फाउंडेशन स्टेज है 6 से 8 वर्ष, और नर्सरी प्री स्कूल होगी, क्या होगी? प्री प्राइमरी, जो 6 से 8 वर्ष होगी। प्राथमिक शिक्षा 8 से 11 वर्ष होगी, जो कक्षा 3 से 5 तक होगी। कितनी होगी? ये जो होगी वो 6 से 8 और ये 8 से 11 तक होगी, 3 से 5 तक है ना वो।
मध्य स्तर 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8। हमने जो आगे पढ़ा था प्रारंभिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए, वो कितने तक थी, वो 14 से 18 16 थी, और ये नहीं 6 से 14 थी, लेकिन अब कितनी है 11 से 14। याद रखना ये कक्षा 6 से 8 तक है। अंतिम स्तर 14 से 18, कक्षा 9 से 12 तक, ये इनका समय। इस सारणी को अच्छी तरह याद रखना। 100% रीट 2026 में यहाँ से प्रश्न आएगा। शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा मॉडल 10+2 के स्थान पर मस्तिष्क विकास अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर बालकों के संज्ञानात्मक सामाजिक विकास के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5-3-3+4, ये जो 4 है ना, इसको याद रखना। आधार पर 4 स्तरों में बांटा गया। रीट 2023 में 2 बार यह आ चुका है। कितने स्तरों पे बांटा गया, 4 स्तरों पे बांटा गया है। बस 4 स्तर याद रखना, 27 अध्याय है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। न्यूरो साइंस के अनुसार बालक के मस्तिष्क का विकास 85% 6 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाता है। ये कह रहा है इसका सुधार। पहले प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा आंगनवाड़ी नंद घर के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है। ये रेट 2023 में आ चुका है। कब हो चुका है, कब से है, 3 वर्ष से ही शिक्षा अब शुरू हो जाती है। ECC प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, और 1 से 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। बुनियादी शिक्षा में क्या क्या सुधार होंगे वो हम देखेंगे अभी। 2025 में प्राथमिक स्कूलों में इससे आगे की कक्षाओं में अंक बुनियादी साक्षरता अंक ज्ञान हासिल करना होगा। यानी कि क्या होगा, इसकी बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान ही हासिल करना होगा प्राथमिक स्कूलों में। इससे आगे की कक्षाओं में केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भाषा और गणित पर जोर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, भाषा व गणित पर। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार और नाश्ते की व्यवस्था का प्रावधान भी लागू किया जाएगा बुनियादी शिक्षा में। ये NP जो नवीन शिक्षा नीति 2020 है, इसके प्रावधान है। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात कितना होगा, PTR 30:1 हो, तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वंचित बच्चों की अधिकता वाले छात्रों में स्कूलों में कितना अनुपात हो, 25:1 से कम हो, 25:1 से भी कम हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। अब शिक्षक सविशा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास का कार्यक्रम में हिस्सा ले। यानी कि जो पढ़ा रहा है ना स्कूल में टीचरों में, इसके अलावा 50 घंटों का वो प्रशिक्षण ले व्यावसायिक विकास के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। संविदा शिक्षक के बजाय नियमित शिक्षक रखे, ये भी इनका अनुशंसा है। बहुभाषिकता यानी कि इस नीति में 3 भाषा फॉर्मूला यानी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कराई जानी चाहिए। NPE हिंदी अंग्रेजी बता दिया मैंने। NEP 2020 के तहत कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी, जिसमें अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त होगी। ये रीट 2030 में आया। रीट की यानी कि अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ स्थानीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही किया जाएगा कक्षा 5 तक। किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं के विकसित किए जाएंगे और दिव्यांगों के लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे इनके पाठ्यक्रम या सिलेबस। इन भाषाओं के संरक्षण विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान बनाए जाएंगे। पाठ्यक्रम के लिए NETE राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 में ही विदेशी भाषा का विकल्प होगा। कक्षा 9 से भी आप विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं तो उनका विकल्प होगा माध्यमिक स्तर पर। फारसी, पाली, प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित होंगे। ये सब नवीन शिक्षा नीति के जो है प्रावधान है। पाठ्यक्रम की समग्रता 1953 में यशपाल 1993 में यशपाल समिति बोझ के बिना बोझ की शिक्षा है ना, बोझ के बगैर सीखना। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ना, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 5 से 10 वर्ष की अवधि की समीक्षा की जाएगी। ये तो 5-10 वर्ष के लिए सिलेबस तो हो गई। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NAC राष्ट्रीय आंकलन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पाठ्यक्रम में कौशल दक्षताओं के अनिवार्य विषय का एकीकरण। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 10 दिन बस्ता रहित कौशल दिया जाएगा। कितने बस्ता का बिना 10 दिन तक। आंकलन योगात्मक रचनात्मक को बढ़ावा दिया जाएगा और रचनात्मक वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो किए जाएंगे वो क्या क्या है, परख, दीक्षा ऐप, स्टार्स, ये सब होंगे ना, तो ये सब मैं बताऊंगी। शिक्षा में नवाचार में आएगा ये टॉपिक, तो वहाँ पर पूरा डिटेल से वहाँ समझाऊंगी आपको। मैंने कहा था 1 घंटा को वीडियो हो तो हो, लेकिन पूरी परिभाषा, अभी परिभाषा लास्ट टॉपिक रहा है, उसको करके पूरा हो जाएगा। ये सामाजिक अध्ययन की परिभाषा है, मानवीय संबंधों का अध्ययन जिसमें संस्थाएं, सांस्कृतिक, समाज जो भी है सब इसके अंदर आता है। वैसले के अनुसार ये परीक्षा में आ चुकी है परिभाषा। सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विषयों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। जेरो मिली मैक ने कहा सामाजिक अध्ययन मानव का मानव से वातावरण
के स्थापित संबंधों का अध्ययन है। माइकलिसिस सामाजिक अध्ययन मनुष्य का उसके सामाजिक व भौतिक वातावरण से संबंधित क्रिया व भौतिक अध्ययन है। जेम्स एम्बिंग सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौगोलिक तथा अंत संबंधों का अध्ययन है। ये भी आ चुकी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुद्रालेर आयोग सामाजिक अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि का एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। यह आई थी 2022 में शिक्षा नीति। पीडी में सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये थी दुर्खिम ने दी थी। कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सामाजिक अध्ययन से तात्पर्य अध्ययन उन शाखाओं से है जो मानव मात्र उसके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने की सहायता करते हैं। ये भी आई 2022 में। स्वेयर चाइल्ड के अनुसार सामाजिक अध्ययन उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव से संबंधित हैं। जे.वी. माइकलिसिस 2018-2022 में सामाजिक विज्ञान मानव व सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, वह मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं थी। अब ये टॉपिक हो गया पूरा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं और सामाजिक अध्ययन के मूल्य। ये 2 टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।